हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल कपिल एडुजोन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। और जो बच्चे केवीएस, सीटेट, यूपीटेट और रीट की तैयारी कर रहे हैं, और इस वक्त तो सीटेट का पेपर चल रहा है और कुछ बच्चों का तो कल परसों से भी पेपर है तो जो बच्चे सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन पियाजे। और इस टॉपिक में मैं सारी चीज़ें आपके कवर कर दूंगा। जो भी बच्चे जिन प्याज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मुश्किल लग रहा है, तो मैं आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। साथ ही जिन बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा, मैंने वहाँ पे सारी की सारी आपकी पीडीएफ सीडीपी की सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और वहाँ से सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करके आप रिविज़न कर सकते हैं। चलो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जिन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट मैंने ले रखे हैं, आपके जो भी इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं। जिन पियाजे का जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जिन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखी थी 1923 में। ओके, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो जिन पियाजे ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड लिखी थी, और ये कब लिखी थी? 1923 में। इस बार जो पेपर हो रहा है वो दोबारा सीबीटी हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है आपका। ठीक है, ओके। संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से जिन पियाजे ने किया था। क्रमबद्ध तरीके से किसने किया था? जिन पियाजे ने किया था। संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग जिन पियाजे ने अपने बच्चे पर किया था, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। उन संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 प्रकार की हैं। पहला है इंद्रगामक अवस्था। ठीक है, दूसरा है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, चौथा है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। पहली देखते हैं अपन। पहली है इंद्रगामक अवस्था। यह जन्म से 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एक से, जन्म से, जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। अब ठीक है, इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वह अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा आदि। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा होता है अपना, वो जो भी सारी इंद्रियां होती है उसी के द्वारा वो अपने कार्य करता है। क्रिया कैसे करेगा? मतलब क्रिया जो होती है, क्या क्या क्रिया होती हैं, जैसे पकड़ना हो गया, खेलना हो गया, लिखना हो गया आदि। ठीक है, डिफर्ड इमिटेशन। बालक इस अवस्था में नकल करके सीखता है। यदि बालक ने आपको कुछ करते हुए देखा है तो वह भी वही गतिविधि करेगा। सही बात है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था में बालक, ठीक है, इमिटेशन मतलब नकल करके सीखता है, तो वो होती है हमारी इंद्रगामक अवस्था। इसमें क्या करता है, यदि आप बच्चा आपको किसी भी गतिविधि करते हुए देखता है, क्रिया करते हुए देखता है, तो वो भी वही क्रियाएं अपनाएगा अपने दिनचर्या में। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस। वस्तु स्थायी होती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा सोचता है कि वस्तु स्थायी होती है। पेपर में ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि वस्तु स्थायी बच्चा जो मानता है वो किस अवस्था में होती है? वो हमारी होती है इंद्रगामक अवस्था में। लक्ष्य निर्देशन व्यवहार। यदि बालक ने कोई वस्तु देख ली है या उसे पसंद आ गई है तो वह उस वस्तु को लक्ष्य बनाकर जाएगा। ये भी पेपर में कई बार आया है कि लक्ष्य निर्देशन व्यवहार किस अवस्था में पाया जाता है? ये हमारा इंद्रगामक अवस्था में पाया जाता है। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। जैविक होती हैं जिसमें एक्टिव होती है, मतलब जो ऐसा लगता है कि जो हिल रही हैं, जो मोशन में रहती हैं, उन चीज़ों को पहचानने की कोशिश करता है। आगे चलते हैं। ठीक है, ये अपनी दूसरी हमारी अवस्था है पूर्व संक्रात्मक की अवस्था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इस पर नज़र डालते हैं अपन लोग। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, पहली हमारी अवस्था थी वो कब थी? जन्म से 2 वर्ष की। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलने लगता है। बालक शब्द में प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। ओके, याद रखना, जब भी बच्चा शब्दों में प्रतीकों का प्रयोग करेगा वो हमारी सेकंड अवस्था होती है। ओके, आई सेंटर शब्द। बालक पहले अपने बारे में सोचता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? आई सेंट्रिक शब्द आ जाता है किसमें? सेकंड अवस्था में।
अवस्था में, इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। भाषा का विकास कौन सी अवस्था में प्रारंभ होता है? हमारी सेकंड अवस्था में। ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित या अहम केंद्रितवाद, इस अवस्था में बालक अहम केंद्रित है तथा वह अपने आप को सेंटर मानेगा और जैसा करना उसे बालक को पसंद है वैसा करना सबको पसंद है, वह ऐसा समझेगा। ओके, अपने अगर कुछ बच्चे ये होते हैं कि उन बच्चों का किसी खेल में बहुत अच्छा मन लग रहा है, अगर वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो वो ये सोचेगा कि उसकी उम्र के बच्चे जो भी हैं उन सबको, या उनसे बड़ी अवस्था के कोई भी बच्चे हैं, उन सबको फुटबॉल में इंटरेस्ट है और वो खेलना चाहते हैं। इस अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है। कौन सी अवस्था में? सेकंड अवस्था में। इस अवस्था को जिन पियाजे के अनुसार खोज की अवस्था भी कहा गया है। खोज के पेपर में सवाल आता है, खोज की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो हमारी होती है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। आगे चलते हैं। सेल्फ सेंटर, बच्चा अपने आप को केंद्र में रखता है। जो भी अगर क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में और उसमें पूछा जाएगा कि किस अवस्था में बच्चा अपने आप को सेंटर में रखता है या आई सेंट्रिक होता है, वो हमारी सेकंड अवस्था होती है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक टेढ़े मेढ़े लॉजिक देना प्रारंभ कर देता है। किसमें? सेकंड अवस्था में। इंस्टीट्यूट तर्क देने लगता है। किस अवस्था में? सेकंड अवस्था में हमारा बच्चा जो है वो टेढ़े मेढ़े लॉजिक देने लगता है, इंस्टीट्यूट तर्क देने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में बालक में अपरिवर्तनशीलता का गुण, इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट पाया जाता है। यह बालक अपने थॉट को रिवर्स करने में असमर्थ रहता है। जैसे आपने उस बालक को कहीं भेजा है तो वहाँ से वह वापस नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब है कि जब कोई बच्चा अपने थॉट को वापस नहीं ठीक कर पाए, या आपने अपने किसी बालक को या किसी बच्चे को भेजा है कहीं जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, और वो वहाँ से वापस नहीं आ पा रहा, जा तो रहा है मगर वापस नहीं आ पा रहा कोई नए रास्ते से या उसी रास्ते से, तो वो हमारा सेकंड अवस्था में आता है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। ठीक है, इसे कहते हैं अपरिवर्तनशीलता का गुण, इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। ठीक है, ये भी हमारी सेकंड अवस्था में होता है। इस अवस्था में, एक सेकेंड, इस अवस्था में बालक में केंद्रीकरण पाया जाता है, विकेंद्रीकरण नहीं। बालक केवल एक ही गुण पर फोकस कर सकता है। ठीक है, यदि हम बालक को पेन दिखाते हैं तो या तो वह पेन का कलर देखेगा या फिर उसकी लंबाई पर ध्यान देगा। ओके, समझ गए? कहने का मतलब है कि जब भी बच्चे में विकेंद्रीकरण होता है तो वो किसी भी चीज़ का एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है, अपना केंद्र कर सकता है। जबकि विकेंद्रीकरण में क्या होता है, वो हर चीज़ पर अपना फोकस समान दूरी पर या समान भार पर अपना सकता है। एनिमियस, इस अवस्था में बालक निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है। ठीक है, कौन सी अवस्था में? सेकंड अवस्था में। यदि बालक को बॉक्स से लग जाती है तो हम उस बॉक्स को मारते हैं तो बच्चा खुश महसूस करता है या अपने आप को संतुष्ट फील करता है कि भाई उसने मेरे मारी है और हमने बॉक्स को मारा या हमने किसी चीज़ को मारा, तो वो खुश फील करता है। यदि कोई छोटा बच्चा फर्श पे गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, उस फर्श को पीटते हैं और ऐसे बोलते हैं कि हमने उसे मार दिया, तो बच्चा अपने आप में संतुष्टि फील करता है कि उसको भी चोट लगी, इसलिए वो खुश फील करता है, क्योंकि निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझने लग जाता है। एनिमियस के इसमें आता है। ये कौन सी अवस्था चल रही है? हमारी सेकंड अवस्था। आगे चलते हैं। अभी हमारी है वेरी इंपॉर्टेंट तीसरी अवस्था। इंपॉर्टेंट तो तीनों ही हैं, चारों ही हैं सॉरी, मगर तीसरी अवस्था, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हमारे पास। ठीक है, मूर्त संक्रात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। आपको इस अवस्थाओं की वर्ष भी याद रखने पड़ेंगे, किस वर्ष के किस अवस्था की कौन सा वर्ष होता है। ये 7 से 11 पहली अवस्था होती है जन्म से। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सारी अवस्थाओं की डिटेल। ठीक है, और साथ ही मुझे बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। ओके, और PDF आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, बाकी तो मैं आपकी क्लासेस ले ही रहा हूँ यहाँ पे। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। चिंतन और तर्क किस अवस्था में बच्चा शुरू कर देता है? थर्ड अवस्था में। ओके, इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। कौन सी अवस्था में? हमारी थर्ड अवस्था में। गुणा, जोड़, भाग आदि साधारण वर्गीकरण की क्रियाएं भी करने लगता है। ये हमारी सारी की सारी थर्ड अवस्था में करने लगता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। ओके, गणित की क्रिया वाले काम मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में आते हैं, इनमें करता है। ठीक है,
ओके। इस अवस्था में मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। मूर्त चिंतन हमारा होता है जो भी चीज़ें कॉन्क्रीट, जो भी चीज़ें हम छू सकते हैं या हमें दिखाई दे रही हैं, वो सारी हमारी मूर्त चिंतन में आती है। और अमूर्त चिंतन वो होता है जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट, जो जिसे हम छू नहीं पाते, या जो हम इमेजिन करके जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिसे छू नहीं पाते, वो सारी भी चीज़ें, छूने वाली भी और ना छूने वाली भी, सारी की चीज़ें वो हमारी अमूर्त चिंतन में आती हैं। ओके, किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ओके आगे चलते हैं। इस अवस्था में बालक में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है तथा अब बालक शेप और साइज में होने वाले अंतर को समझने लगता है। साथ ही शेप और साइज में होने पर मात्रा सेम रहती है, इस अनुपात को भी समझने लगता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी बच्चे को एक गिलास दे देते हैं बड़ा वाला, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, आपका पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, ये सारा पानी भरा हुआ है, और जबकि हम उसे एक बर्तन दे देते हैं चौड़ा और उसका पानी इतना भरा हुआ है, ठीक है, और इन दोनों का जो हमारा जो पैरामीटर है इसका, ग्लास और उसका पतीले का, वो सेम है, और ये पानी इसमें डालते हैं तो इतना आता है और इसमें डालते हैं तो यहाँ तक आता है, तो बच्चा सोचेगा कि इसमें ज़्यादा पानी है, ठीक है। कौन सी अवस्था में? ये हमारी सेकंड अवस्था में। जबकि थर्ड अवस्था में सोचेगा कि ये दोनों सेम अनुपात है। ये सारी क्रियाएं इसमें आ जाती हैं। आगे चलते हैं। बालक में इंडक्टिव थॉट, आगम विचार आ जाते हैं। कौन सी अवस्था में? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट ओनली। बालक केवल मूर्त चिंतन कर सकता है। संज्ञानात्मक चिंतन वह होता है जिसे हम छू सकें और उन सभी पर अपना तर्क दे सकता है। ओके, बिल्कुल क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, साथ ही मुझे मेल भी कर सकते हो, और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पेज पे ऑलरेडी दे दूंगा, या गूगल लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सीसीएस पेपर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सीसीएस कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरियलाइजेशन, ठीक है। कंजर्वेशन संरक्षण, वॉल्यूम और मास का ज्ञान, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम और मास का ज्ञान हो जाता है यदि एक बच्चे को 2 गिलास में पानी देते हैं और एक को बड़े गिलास में डालते हैं और एक को छोटे, और वो बच्चा बोलेगा कि इसमें ज़्यादा है। ओके, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन, बालक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है, जैसे सर्कल को सर्कल के साथ और ट्रायंगल को ट्रायंगल के साथ। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। एक सेकंड, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। सीरियलाइजेशन, इस अवस्था में बालक किसी भी वस्तु को उसके क्रम रूप से लगाने में समर्थ हो जाता है तथा उस वस्तु के आकार के आधार पर छोटे से बड़ा तथा बड़े से छोटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तक लेने में समर्थ हो जाता है, ठीक है। कोई भी असेंडिंग और डिसेंडिंग जो ऑर्डर्स जो होते हैं हमारे, वो बालक अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है। आगे चलते हैं। यह हमारी आ गई फोर्थ अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 से 14 वर्ष से आगे की अवस्था होती है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है प्लीज़, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। इस अवस्थाओं की डेट याद रखना या इनका वर्ष, ठीक है। इस अवस्था में बालक में मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, जैसे स्मरण करना, ठीक है, मनन करना, विचार करना आदि। ओके, इस अवस्था में बालक कार्य को करना कारण समझता है, यानी कार्य में अंतर करने लगता है इस अवस्था में। ओके, इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में कई बार आया कि तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, तो ये हमारी फोर्थ अवस्था, अमूर्त चिंतन अवस्था, ठीक है। प्लीज़ आप रिवीजन करें और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। सॉरी। परिकल्पनिक निगमनात्मक तर्क, ठीक है, हाइपोथेटिकल तर्क कर सकता है, एक्सपीरियंस बेस पर आगे तक देख पाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो देख पाएगा कि अगर मैं ये करता हूँ तो इसका ये रिस्पॉन्स ये निकलेगा, अगर यदि मैं ये चुनता हूँ तो इसका रिस्पॉन्स ये निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर कोई बच्चा 2 कलर को मिक्स करता है और उन दोनों कलर को, जैसे रेड और वाइट को, रेड और ग्रीन को मिक्स करता है, तो इन दोनों को मिक्स करके जो कलर बनेगा बच्चे को इसमें पता रहेगा फोर्थ अवस्था में,
जबकि थर्ड अवस्था में नहीं पता रहेगा, ना सेकंड अवस्था में। ओके, आगे के बारे में देख सकता है, हाइपोथेटिकल तर्क कर सकता है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क कर पाएगा। इस अवस्था में बालक में मूर्त और अमूर्त चिंतन दोनों करने के योग्य हो जाता है। जिन प्याजे ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं कर सकता है, कंस्ट्रक्टिव विजिट। ठीक है, आगे देखते हैं। बालक एक्टिविटी करके सीखता है। जिन प्याजे ने बोला है, जिन प्याजे बताते हैं हमें कि ज्ञान को जो निर्माण है बालक स्वयं करता है। कैसे करता है, अब इस बारे में हम पढ़ते हैं आगे। बालक एक्टिविटी करके स्वयं सीखता है। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आपको लिखा रहे, मैं एक सीरीज ये भी लाऊंगा कि आपको कैसे पता चले कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर रॉन्ग। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आ जाए कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा या बच्चा खुद एक्टिविटी करके सीखेगा, ये जिन प्याजे कहते हैं, और ये राइट भी आंसर रहता है किसी भी क्वेश्चन को आप उठाओगे तो। जिन प्याजे ने बालक को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। पेपर में कई बार आता है कि नन्हे वैज्ञानिक किसे मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो हमारा जिन प्याजे। बालक की सोच और हमारी सोच की मात्रा समान रहती है, बस प्रकार अलग रहता है। ये लाइन आप बिल्कुल याद रख लीजिए। ठीक है, क्वांटिटी और अमाउंट की काइंड और अमाउंट की। ठीक है, जो हमारी जो मात्रा है वो सेम रहती है, जबकि प्रकार अलग होता है। अकॉर्डिंग टू प्याजे, चिल्ड्रन थिंकिंग डिफरेंस इन काइंड मतलब प्रकार, फ्रॉम एडल्ट देन इन अमाउंट मतलब मात्रा में। ओके, आगे चलते हैं। ये एक चार्ट है जिसमें पता लगता है परिपक्वता, फिर अनुभव, फिर सामाजिक अंतःक्रिया, फिर संतुलन। ओके, इस तरीके से चलता है। जिन प्याजे कहते हैं कि हेरेडिटी का प्रभाव आपकी संज्ञानात्मक मैचुरेशन पर होता है। जब तक बालक मैच्योर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं सिखा सकते, और यदि आप सिखाते हैं तो आप एक स्टेज में आकर ही, एक उम्र में आकर ही डेवलपमेंट स्टेज में सीखेंगे। कहने का मतलब यह है, ये जिन प्याजे कह रहे हैं कि जब किसी बच्चे का विकास होगा या किसी बच्चे की सीखना चाहता है तो मैचुरेशन में ही सीखेगा। जब तक वो बच्चा पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होगा, व्यस्त नहीं होगा, जब तक वो नहीं सीखेगा। और वो जो सीखेगा वो डेवलपमेंट स्टेज जो होती है उन्हीं सब में सीखेगा। ओके, भाषा के संबंध में जिन प्याजे ने क्या कहा है, इस बारे में पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अहम केंद्रवाद वाक स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच। बालक में अहम केंद्रीयवाद वाक एक केंद्रीय व्यापक से 2 से 6 वर्ष के बीच में बच्चे में आ जाता है। ठीक है, जिन प्याजे कहते हैं कि अहम केंद्रवाद वाक्य ईगोसेंट्रिक स्पीच, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है संज्ञानात्मक विकास में। इट इज़ ऑफ नो यूज़, मतलब जिन प्याजे कह रहे हैं कि ईगोसेंट्रिक जो है वाक्य, इसका कोई यूज़ नहीं है। कहाँ पर, आपका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। ओके, आगे चलते हैं। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 2 चीज़ें हैं। ठीक है, देखते हैं, एक सेकंड छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, पहला है हमारा स्टेजेस, अवस्थाएं, जो मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। इसका रिवीजन आप खुद करेंगे, मैंने आपको पूरा डिटेल करवा दिया है। साथ ही मैं इसको टेलीग्राम पेज पे आपको इसकी PDF दे दूंगा। संवेदी गामक अवस्था करवा दी है मैंने आपको। ठीक है, पूर्व अमूर्त और मूर्त, मूर्त और अमूर्त, ये सारी मैंने आपको करवा दी। अब चलते हैं हम कॉग्निटिव प्रोसेस पे। इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। स्कीमा क्या है, इसके बारे में। मेंटल स्ट्रक्चर, मानसिक संरचना है स्कीमा एक ऑर्गेनाइज होल है जिसमें हम चीज़ों को समझ पाते हैं। ओके, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ये। आगे चलते हैं। ये एक चार्ट है। ठीक है, मैं आपको पहले चार्ट दिखा देता हूँ, फिर आपको डिटेल में करेंगे। एजिमुलेशन, इक्विलेशन, न्यू सिचुएशन, डिसेबुलेशन और एकोमोडेशन। ठीक है, ये चार्ट है। और मैं आपको बता, स्कीमा एक तरह का होल होता है जिसमें हम अपनी मेमोरीज रखते हैं, एक तरह का मानसिक संरचना होती है जिसमें हम सारी मेमोरी स्टोर करते हैं और उसी के आधार पर लगाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी। ओके, हम किसी चीज़ को अगर हम कुत्ता देखते हैं तो हमने पहले कुत्ता देखा है और हमें किसी ने बताया इस प्रकार कुत्ता होता है। अगर किसी ने कुत्ता नहीं देखा तो हम बिल्ली को भी उसको कुत्ता दिखा के बता सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ इसे देखिए।
एसिमुलेशन का अर्थ होता है आत्मसात करना। आत्मसात में हम पूर्व ज्ञान में कुछ नया जोड़ते हैं, ठीक है, ये याद रखें आप, पूर्व ज्ञान में नया जोड़ते हैं कुछ और नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं पुराने ज्ञान के साथ, नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं पुराने ज्ञान के साथ, उसे हम कहते हैं आत्मसात करना। ओके, जबकि अकोमोडेशन का अर्थ होता है समायोजन करना। अगर बालक का जो पूर्व ज्ञान है और जो नया ज्ञान है वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, जब बालक अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ बदलता है या रिप्लेस करता है तो उसे हम समायोजन कहते हैं, ठीक है, समायोजन शब्द का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा आत्मसात है उसमें पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ा जाता है, जबकि हमारा समायोजन जो है उसमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा पुराना ज्ञान है और नया ज्ञान है वो बिल्कुल अलग है, उसकी जगह हमें क्या करना पड़ता है, उसकी जगह रिप्लेस करना पड़ता है और यहाँ हमें ऐड करना पड़ता है। ओके, मैंने बहुत प्यारे नोट्स बनाए मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप इस पढ़ सको। मैं ईवीएस की क्लासेस भी लाऊंगा आपके लिए, 3-4 वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूंगा, 3-4 क्लास में उसकी। नोट, एसिमुलेशन आत्मसात और अकोमोडेशन समायोजन, इन दोनों में संतुलन बनाने के लिए इक्विलिब्रियम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, पहले मैं बता दूं जो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है संतुलन, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। शब्द का प्रयोग किया जाता है स्कीमा। स्कीमा एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना है। स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से किया जाता है जिसका सामान्यकरण किया जा सके। दूसरे शब्दों में स्कीमा जानने व समझने में शामिल मानसिक व शारीरिक क्रियाएं दोनों का वर्णन करती है। स्कीमा ज्ञान की श्रेणी है जो संसार की समझ और व्याख्या में हमारी मदद करती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को स्कीमा नहीं समझ में आया वो इससे पढ़ सकते हैं। ओके, कहने का मतलब यह है कि अगर हमें अपनी मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक संरचना में किसी चीज़ को समझना है ना, तो वो सब स्कीमा के अंदर फीड होता है, एक तरह की मेमोरीज होती हैं और उसके अंदर फीड होता है। ओके, मैंने आपको सारे टॉपिक क्लियर करवा दिए इस क्वेश्चन के। अब 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, आप इन क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक सीरीज़ चलाई है क्वेश्चन पेपर सीरीज़ प्रीवियस ईयर की, आप उससे भी थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक सेकेंड। ओके, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया है? ये कथन हमारा दिया जिन पियाजे ने। ओके, नेक्स्ट। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यक्षों से होती है, यह अवस्था कौन सी अवस्था है? यह हमारी फर्स्ट है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ओके, बाकी मैं आप पीडीएफ के सारे क्वेश्चन में आपको खुद रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है, वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्क से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के, ये मैंने आपको करवा दिया, प्रकार और मात्रा, थर्ड, ठीक है। मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था मात्रा सेम रहती है, बस प्रकार अलग होता है। ओके, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, ठीक है। अमूर्त तरीके से चिंतन करके, गलत। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुपयोग द्वारा, गलत, ठीक है। निष्क्रिय नेचुरली शब्दों के द्वारा, गलत। मैंने आपको क्या सिखाया था? फर्स्ट अवस्था इंद्रियों के द्वारा सीखता है, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ठीक है। तो हमारा थर्ड इज द राइट आंसर। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशेष अवस्थाओं की पहचान कीजिए, ठीक है। सबको पता है जिन पियाजे जो टॉपिक चला, 4 अवस्थाएं उन्होंने दिए क्रमबद्ध तरीके से। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ या सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? जिन पियाजे, ठीक है। कोई मुश्किल सा आए ये तो सारे आप हल कर लोगे क्योंकि ये चैप्टर यही चल रहा है। बच्चे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संक्रात्मक या संकलनात्मक के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? किस अवस्था में आरंभ करता है? ठीक है, औपचारिक संक्रात्मक अवस्था। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, औपचारिक संक्रांत अवस्था किसे कहते हैं? ये हमारी होती है सेकंड स्टेज,
ठीक है, सॉरी ये होती है थर्ड स्टेज। मूर्त चिंतन को भी कहते हैं, आमूर्त चिंतन को भी कहते हैं, आमूर्त चिंतन को, सॉरी, ठीक है। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था हमारी होती है थर्ड स्टेज, सॉरी वो फोर्थ स्टेज। और जबकि मूर्त संज्ञानात्मक कहते हैं, अनौपचारिक भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ स्टेज है। ओके, आगे चलते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, ठीक है। ये हमारी जो मैंने आपको बताया था ना, देखो चिंतन प्रारंभ कौन सी अवस्था में कर रहा है, ये हमारी अवस्था कर रहा है तीसरी में। और पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से चिंतन किस में करने लग जाता है, अमूर्त और वो मूर्त का, वो हमारी होती है औपचारिक फोर्थ अवस्था, ठीक है। और इंद्रियों सीखता है फर्स्ट अवस्था, और खोज की अवस्था सेकंड, जिसमें खेल कूदना और आस पड़ोस से घुलने मिलने लगता है। इनरिवर्सिबिलिटी इसमें आती है। ओके, अभी कोई क्वेश्चन आन दो। मैंने इसमें एग्जाम्पलर पेपर के क्वेश्चन भी लिए हैं प्रीवियस ईयर के, जो सीबीटी से हुआ है। ओके, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह क्रिया जिससे द्वारा संज्ञानात्मक संचार को संशोधित किया जा सकता है वह कहलाती है। ये बच्चे, इसमें एक में आंसर छुपाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इसका राइट आंसर थर्ड। आगे चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा निम्न में से किस के द्वारा सीखता है? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, गलत। समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, गलत। उपयुक्त पुरस्कार देने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करने, गलत। अनुकूलन की प्रक्रिया से, बिल्कुल सही। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं किया जा सकता? देखते हैं। बच्चे की अधिगनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वयस्क भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ठीक है। ये हमारा हो गया स्पीच, ठीक है। तो हमारा फोर्थ केस में मना किया गया है, ठीक है। ईगोसेंट्रिक जो हमारा वाक्य है उस पर जिन पियाजे ने नकारा है। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट है। ये पेपर में कई बार रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन, इसलिए आगे चलते हैं। और ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, मैंने आपके क्वेश्चन भी करवा दिए, ठीक है। साथ ही साथ मुझे आप बताना कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है, टॉपिक कितना हेल्पफुल रहा। और जो भी बच्चे सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से कीजिएगा। और टेलीग्राम पे मैंने सारे पीडीएफ के प्रोवाइड नोट्स करा रखे हैं, आप वहाँ से ले लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ, और देखते हैं कि अब हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। साथ ही मैं ईवीएस पे भी आपकी क्लासेस लाऊंगा। बाय, टेक केयर।